Hello everyone, I am Harbaksh and you are watching a special series on our channel Talk with the Experts. Today we will talk about cleaners of the environment, that is vultures. And to discuss that we have with us Dr. Ruby Yadav. Ruby is a research scholar at the University of Lucknow in the Department of Zoology. He is currently working on the project Saras Atlas of Uttar Pradesh. Apart from this, he contributed a lot in the environmental conservation and the biodiversity and wildlife conservation. He has been awarded with the various prestigious awards: Environmental Conservation Award 2021, Biodiversity and Wildlife Conservation Award 2020, and various other awards in the area of research. So, ma'am, first of all, welcome and thanks for joining. Thank you, and a very good morning to everyone. Thank you for inviting me for meeting and to talk about the vulture and related to conservational issue on Yes. these precious bird. मैम, सबसे पहले तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो करो इंट्रोडक्शन वगैरह में. करंटली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, लेकिन लास्ट वीक मेरा फाइनल वाइवा डिफेंस हो चुका है. नाउ आई एम डॉक्टर रूबी यादव. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम. थैंक यू. एंड अभी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके मैम. मैम, सबसे पहले तो वल्चर्स की स्पीसीज के ऊपर बात करेंगे. एक कॉन्सेप्ट होता है वल्चर्स का कि न्यू वर्ल्ड वल्चर एंड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स. मैम, उसके बारे में बताओ, उनमें क्या डिफरेंस है और उनके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं और आपका रिसर्च किन के ऊपर था. करंटली अगर आप रिसर्च पेपर या ओल्ड रिसर्च पेपर आप उठा करके देखते हैं तो हमारे रिसर्च पेपर्स में 22 वल्चर स्पीसीज के बारे में बताया गया है, और वो ओल्ड वल्चर और न्यू दोनों से ही बिलोंग करते हैं. उन दोनों की फैमिलीज अलग हैं, ओल्ड और न्यू की. इंडिया में मोस्टली ओल्ड वल्चर्स मेनली पाए जाते हैं, जिसमें आपके 9 स्पीसीज आते हैं. फर्स्ट इसमें बियर्डेड वल्चर है, जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है. उसके बाद में 5 जिप्स स्पीसीज हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका जिप्स इंडिकस इंडियन वल्चर. सेकेंड इज द जिप्स बेंगालेंसिस व्हाइट रम्प्ड वल्चर या व्हाइट बैक्ड वल्चर भी इसे कहते हैं. थर्ड इज द सिलेंडर बिल्ड वल्चर, जिसकी जो नेक है वो स्नेक लाइक अपीयरेंस देती है, एकदम एस शेप की, इसलिए उसे सिलेंडर बिल्ड वल्चर कहते हैं. एंड फोर्थ इज द यूरेशियन ग्रिफन वल्चर एंड फिफ्थ इज द हिमालयन ग्रिफन वल्चर. ये दोनों ही जो लास्ट की स्पीसीज है ये हमारी माइग्रेटरी हैं, एंड अदर जो 5 स्पीसीज जो रही हैं वो रेसिडेंशियल हैं, इंडिया में पाई जाती हैं. एंड जो 2 हैं वो माइग्रेट होकर के यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन में हमारे यहाँ पे देखी जाती हैं, उत्तर प्रदेश और एमपी में. चूंकि मेरा स्टडी एरिया बुंदेलखंड रीजन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन स्पीसीज को देखा है. और जो जिप्स के बाद में जो स्पीसीज आता है आपका, एक आता है सिनेरियस वल्चर. पूरा ही ब्लैक अपीयरेंस इसके बॉडी का होता है, लेकिन इसकी जो बीक है अदर वल्चर स्पीसीज से डिफरेंट है, व्हाइट कलर अपीयरेंस देती है. एंड लास्ट इज द इजिप्शियन वल्चर. ये टोटली डिफरेंट है अदर वल्चर स्पीसीज से. साइज में इसका साइज बाकी अदर स्पीसीज से छोटा होता है, व्हाइट कलर का है. लोकल पीपल इसे कई बार जो है चील के नाम से भी पुकारते हैं. ये हमारी स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती हैं, ओल्ड वर्ड वल्चर को बिलोंग करती हैं. अदर जो न्यू वर्ड वल्चर हैं वो यहाँ इंडिया में तो नहीं देखी जाती हैं, लेकिन बल्गेरिया या और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे उनकी प्रेजेंस है. दोनों की ही कैटेगरी जो फैमिली वाइज है वो अलग है. एसेप्टेरिडी फैमिली में ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स आते हैं और कैथार्डिटी फैमिली में न्यू वर्ल्ड वल्चर्स आते हैं. ये इनका अलग अलग कैटेगराइजेशन है. ओके मैम. तो मैम, अब बात करते हैं हम मेनली मेटिंग पे, क्योंकि जब भी किसी भी स्पीसीज को अगर जिंदा रहना तो 2 ही ऑप्शन है, चाहे तो ऑलवेज अमर रहे या रिप्रोडक्शन करे. तो रिप्रोडक्शन के लिए मेटिंग ज़रूरी है, और मेटिंग से पहले आता है फीमेल और मेल का एक तरह से अट्रैक्शन. जैसे मैम, एक बर्ड की स्पीसीज है बोर बर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वो अपने अट्रैक्शन के लिए बहुत सी तरह से जाने जाती है.
तो मैम वल्चर्स में किस टाइप का अट्रैक्शन होता है मेटिंग के दौरान? हाउ मेल एंड फीमेल अट्रैक्ट ईच अदर? इनका जो मेटिंग एक तरफ से कहा जाए तो ब्रीडिंग साइकिल एक पूरा अपने सभी स्पीसीज को मेटिंग करना बहुत ही जरूरी है उनको अपनी एग्जिस्टेंस अपने यस मैम। इस अर्थ पे शो करने के लिए अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए। तो वल्चर्स के केस में इनका जो ब्रीडिंग है वो सितंबर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें पहले दोनों ही क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, दो पेयर आपस में पेयरिंग बनाते हैं एंड एयर में फ्लाइट करने, एरियल डिस्प्ले इसे हम कहते हैं, एक ओके। हाई जो है इन्वायरमेंट में। देन आफ्टर दैट पेयरिंग करने के बाद में दोनों ही नेस्टिंग मटेरियल एक एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे उन्हें नेस्टिंग अपना नेस्ट बनाना है। ये सितंबर मंथ में होता है। उसके बाद में जब उन्हें प्लेटफॉर्म मिल जाता है नेस्टिंग मटेरियल बनाने के लिए, देन वो थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऐड करते रहते हैं, नेस्ट का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू चलता रहता है और अलोंग विथ इनका मेटिंग भी नेस्टिंग प्लेस के पास में ही हमेशा देखा गया है। मैंने 21 मेटिंग अटेम्प्ट्स रिकॉर्ड किए हैं बुंदेलखंड रीजन में और सभी जो अटेम्प्ट थे वो उनके नेस्टिंग प्लेस के पास में ही थे। दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रीनिंग होता है, प्रीनिंग में एक दूसरे के नेक रीजन को आपस में टच करना ओके। या थोड़ा सा जंप करना एक दूसरे को, एक दूसरे के फीट बैक पे बैठना, ऐसे फर्स्ट अपीयरेंस देखा जाता है। आफ्टर दैट इनका मेटिंग, जो मेल है वो फीमेल के बैक पे बैठ जाता है और मेटिंग का प्रोसेस होता है। इसमें मिनिमम जो है 12 टू 21 सेकेंड्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, इनके जो मेटिंग का टाइम रहा है वो इतना रहा है। कई बार मेटिंग फेल्योर भी हो जाता है मैक्सिमम ओके। टाइम, तो इसके लिए वो तुरंत अटेम्प्ट भी करते हैं, 1 2 3 अटेम्प्ट्स ब्रीडिंग के भी ये रिकॉर्ड किए गए हैं उस रीजन में। अब ये बताओ मैम कि जो भी उनके पार्टनर होते हैं हर ईयर चेंज होते रहते हैं या एक ही रहता पूरे लाइफ टाइम? अभी ऐसा करना तो वैसे रिसर्च पेपर एंड लिटरेचर उठा करके देखते हैं तो उसमें लिखा है कि दे आर द मोनोगेमस बर्ड, इट मीन्स कि दे पेयर फॉर अ लाइफ। ओके। लेकिन अभी हम ऐसा मैंने नहीं किया है ऐसा, क्योंकि इसके लिए एक टैगिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम मेल को आइडेंटिफाई या फीमेल को आइडेंटिफाई करके एक टैगिंग कर सकें। तो उस नंबर वाइज हम थोड़ा कैमरा ट्रैपिंग या ड्रोन के द्वारा हम देख सकें कि क्या ये पूरा लाइफ टाइम जो भी पेयर है वो एक दूसरे के साथ ही रहता है। लेकिन हाँ, लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा है कि दे आर द मोनोगैमस एंड दे पेयर फॉर द लाइफ। अगर एक भी नहीं होता है तो दूसरा अकेला रहता है, या ऐसा इस केस में सारस बर्ड में भी ऐसा ही बताया जाता है। मैम उसके बाद आपने नेस्टिंग का जिक्र किया, तो ये बताओ मैम कि जो नेस्टिंग एरियाज है किस तरह के एरियाज प्रेफर करते हैं वल्चर? वाटर बॉडीज के पास या डीप फॉरेस्ट में, शॉर्ट ट्रीज, टॉल ट्रीज, किस टाइप का नेस्टिंग एरिया होता है? For the nesting purpose, and in I have seen that they select for the nesting the old historical monuments by the Gyps indicus, Gyps bengalensis and Egyptian vulture। ये जो 3 स्पीसीज है हमारी, इनकी नेस्टिंग हमने ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर भी देखी है और अदरवाइज आप जो बुंदेलखंड रीजन या यूपी एंड एमपी की बात करते हैं, इंडिया में भी लार्ज जो ट्रीज होते हैं जिनके जो अबाउट 30 to 35 मीटर हाइट होता है एंड दे आर द मेच्योर ट्रीज लॉन्ग, और उनके ब्रांचेस बहुत अपर रीजन में होते हैं जिसमें भी प्रेडेटर इनके आने जाने की संभावना बहुत कम हो। ये उनके टॉप रीजन पे अपने जो मेच्योर ब्रांचेस होते हैं 4 या 5 निकले होते हैं, उसी के ऊपर अपना नेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। जिसमें रेड हेडेड वल्चर जो हमारा है, वो भी अपना घोंसला नेस्ट ट्रीज पर बनाता है। इंडियन वल्चर भी ट्रीज पर बनाता है, जिप्स बेंगालेंसिस भी ट्रीज पर बनाता है। लेकिन सभी स्पीसीज ट्रीज पर भी बनाती हैं, लेकिन इजिप्शियन वल्चर एंड बेंगालेंसिस एंड जिप्स इंडिकस इन तीनों के ही नेस्टिंग ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर भी देखने को मिलती है। जैसे ओरछा, ओके। आप झांसी में ओरछा जो है हिस्टोरिकल साइट है हमारी, वहां पर इनकी नेस्टिंग देखी जा सकती है। ग्वालियर में भी कुछ फोर्ट्स हैं, उसमें भी उनके जो गुंबद राउंड राउंड से बने होते हैं फोर्ट में, उनमें भी प्रोटेक्शन एज अ बने होते हैं। क्लिफ रीजन में भी, क्लिफ में जो एक दरार होती है, खो होता है,
अपर रीजन में ऐसे शैडो बनाए हुए होते हैं या कुछ खांचे बनी होती हैं, उनमें भी इनकी नेस्टिंग काफी रिकॉर्ड की गई है। फॉर द नेस्टिंग पर्पस मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग जो भी नेस्टिंग साइट ये सेलेक्ट करते हैं नियर अबाउट द वाटर बॉडी होता है, ओके मैम। सभी के सभी। सबसे नियरेस्ट प्लेस जो होगा ये इनकी वाटर बॉडी होगी। देन उसके बाद में ये अपना देखते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर भी नियर अबाउट देखते हैं, क्योंकि एडिशन टू द नेस्टिंग मटेरियल ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये इनका प्रोसेस है कि अगर कोई विंड हवा तेजी से आई या वो बारिश हो गई तो हमारे नेस्ट को कोई अ, हानि ना हो, इसके लिए एडिशन ऑफ द मटेरियल करते रहते हैं। इसलिए देखते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर भी हो नियर अबाउट। उसके बाद में फीडिंग साइट भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि नेस्ट में अपने जुवेनाइल को जैसे ही एग हैचिंग होती है उसके बाद में चिक के बाद से लेकर के फ्लेजलिंग तक का सफर जो है उसमें जो पूरा है वो पूरा ही पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स को अपने चिक जुवेनाइल और फ्लेजलिंग की टेक केयर भी करनी होती है। तो फीडिंग पर्पज से भी ये देखते हैं कि जो हमारे नेस्टिंग एरिया फीडिंग फीडिंग के पास हो। और लेकिन अर्बन एनवायरनमेंट से ये बहुत ही दूरी बना करके रखते हैं। शहरी या रोड साइड रोड बहुत दूर होनी चाहिए, और डिस्टरबेंस कम पसंद है इनको। डिस्टरबेंस कम पसंद है, या उससे ब्रीडिंग के टाइम भी थोड़ा कम डिस्टरबेंस हो, लोकल पीपल वहाँ पे थोड़ा कम विजिट करते हो। लेकिन ग्वालियर और ओरछा में देखा गया है कि पीपल वहाँ पे आते-जाते रहते हैं। उन्होंने इसके लिए भी अपना एडॉप्टेशन कर लिया है। वो इस ओके मैम। एनवायरनमेंट में भी रह लेते हैं। वहाँ पे सक्सेसफुल ब्रीडिंग है। लेकिन उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, आप जाएँ विज़िट करें, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा ना हो, हॉर्न, माइक्स वगैरह ना बज रहे हों, कोई पॉलीथीन कवर या ऐसा कुछ पॉल्यूशन ना हो, और जो टूरिज़्म एक्टिविटी ये भी अगर उस फोर्ट में जहाँ पे इनकी नेस्टिंग है कम है, तो सक्सेसफुल ब्रीडिंग वहाँ पर भी देखी गई है। ओके मैम। मंकीज़ जो होते हैं प्रेडेटर हैं, जैसे कि ईगल है, वो ये भी वहाँ पे थोड़े कम होने चाहिए इनके रीजन में, लेकिन अगर बाय चांस होते हैं तो ब्रीडिंग फेल्योर देखा जाता है। ओके मैम। मैम जो अलग अलग स्पीसीज हैं वल्चर्स की, वो एक साथ ही घोंसले बनाते हैं, उनके बीच में कुछ कंपटीशन रहता है? हाँ, नेस्टिंग प्लेस तो अलग-अलग ही होता है। नेस्टिंग ओके मैम। प्लेस के लिए कोई कॉम्पिटिशन हमने नहीं देखा है, क्योंकि एक प्रेज़ेंस ऑफ हैबिटेट अगर वहाँ पे है, चूँकि क्लिफ वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन नेस्टिंग फेलियर हो जाता है तो वो बात अलग है। नेस्टिंग के लिए कोई कॉम्पिटिशन या एग्रेशन नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, अगर नेस्टिंग हो गई है, तो आपस में नेस्ट मटेरियल पिकिंग के लिए मैंने देखा है एग्रेशन कि एक-दूसरे के नेस्ट से नेस्टिंग मटेरियल को ले लेना या बाहर ओके से मैम। नहीं लाना, ये देखा गया है। और जो मैम नेस्ट बनाते हैं वल्चर्स, जो मेल फीमेल दोनों साथ में मिलके बनाते हैं, मेल बनाता केवल? दोनों का ही पार्टिसिपेशन इक्वली होता है। पूरी प्रोसेस में बोथ पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इक्वली ओके मैम। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, in the process of food collection and in the process of addition of the nesting material and incubation process also, सभी प्रोसेस में दोनों का ओके ही मैम। इक्वल पार्टिसिपेशन। और मैम मेटिंग के बाद कितने दिन बाद वो एग देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटिंग के बाद में 40 टू 45 डेज इन केस ऑफ चिप्स इंडिकस एंड मैक्सिमम 55 डेज इन केस ऑफ जिप्स बेंगालेंसिस, इन दोनों के ही बीच में आफ्टर 45 डेज टू 55 डेज के बाद में हैचिंग देखी गई है, जो कि हमारे दिसंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाती है एंड जनवरी 23rd 25th यहाँ तक जाती है। पूरे दौरान ही आप हैचिंग देखी जाती है। ओके मैम। हमें भी आपने कहा कि जो ये विंटर्स में बेसिकली चलता है इनका ब्रीडिंग पीरियड, कि विंटर्स में ये इसकी क्या खासियत है जिससे विंटर में चलता, समर में क्यों नहीं होता है? समर में क्यों नहीं होता आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनका ब्रीडिंग सीजन ऐसा ही है कि सितंबर से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हर बर्ड का अलग-अलग होता है। जैसे आप स्पैरो के केस में देखते हैं तो एक है कि स्पैरो मार्च से ब्रीड होना शुरू करती है, बुलबुल है, तो हर बर्ड का एक एडॉप्टेशन है उस स्पेसिफिक सीजन या वेदर के अकॉर्डिंग, उसमें उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है ना। ईयरली होता है तो सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। मे बी विंटर उनका काफी सुटेबल एनवायरनमेंट रहता होगा सुटेबली ब्रीडिंग। में मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो वल्चर्स है उनका मेन फोकस रहता है बेसिकली तो भोजन पे।
जी। कैरकास पे, और जो गर्मियों में है वो कैरकास जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से उनको ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे रहता खाने पे, और विंटर्स में उनका थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता जिस। अभी मेरी तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी ओके मैम। नहीं है। तो मैम अच्छा, वो इनक्यूबेशन पीरियड हैचिंग हो गई, तो हैचिंग के बाद जब भी उसका जो बच्चा जन्म लेता है, तो वो क्या खिलाते हैं बच्चों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो चिक होते हैं उनके लिए वो सॉफ्ट टिश्यू जो बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो ईज़िली जो है वो अपने अपने माउथ में वो खा करके उसको रीगार्गिगेट कर देते हैं, मतलब उसको एक्स्ट्रा डाइजेशन कर देते हैं छोटे-छोटे पीसेस में करने के बाद में वो चिक के अपने माउथ से उसके जो है माउथ में फीड कराते हैं। तो मतलब ऐसे अपने पहले खुद डाइजेस्ट करते हैं, पहले ताकि अपने जो हाँ उसमें, जी, हाँ जी। ताकि फ्लेश जो को उसके बैक्टीरिया वगैरह उनको पहले ख़त्म कर दे और वो बीमार ना हो। टू इडली इज़िली डाइजेस्ट करने के लिए, उसको यस मैम। इज़िली फीड कराने के लिए जैसे बा एक स्मॉल स्मॉल टिश्यूज़ में वो कन्वर्ट कर देते हैं लार्ज टिश्यू को, फिर उसको छोटे-छोटे बाइट्स में फीड कराते ओके हैं। मैम। जैसे ह्यूमन के केस में स्पून से बेबी को टेक केयर फीडिंग। कराते हैं, सीधे उसको जो है ना लार्ज-लार्ज जो यस है मैम। डोज़ ऐसे। तो मैम उसके बाद जो चिक है उसको बड़ा होने में, फ्लाई करने में कितना टाइम लगता हाँ, जैसे मैंने अगर आप पूरी ब्रीडिंग सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं फिर से स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सितंबर मंथ में इनकी पेयरिंग होती है, देन है? आफ्टर ओके दैट मैम। कॉपुलेशन स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर के बाद में दिसंबर टू जनवरी उनके जो एग लेइंग हो जाती है, फिर उसके बाद में हैचिंग होने के बाद में मार्च इन द मार्च में फरवरी टू मार्च इसमें जो है चिक देखा जा सकता है। चिक को वो छोटे-छोटे स्मॉल पीसेस खिलाते हैं। मार्च टू अप्रैल फ्लेजलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लेजलिंग में क्या है बॉडी साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्रीमी कलर के हो जाते हैं और जो पूरी बॉडी है वो हेयर से कवर्ड हो जाती है। चिक के केस में हेयर्स बहुत कम होते हैं, थोड़ा लार्ज साइज़ हो जाता है। कंटिन्यू फीडिंग एंड पॉपुलेशन प्रोटेक्शन एंड गार्डनिंग गार्ड करना अपने नेस्ट को पैरेलली चलता रहता है। फीडिंग प्रोसेस भी चलती रहती है। उसके बाद में जैसे ही चिक मार्च टू अप्रैल देखा जाता है, फिर उसके बाद में चिक और डेवलपमेंट हो जाता है, थोड़ा-सा अपने विंग्स स्प्रेड करने लगता है, अपनी बीक ओपन करने लगता है, अपने नेक का मूवमेंट उसका काफ़ी स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी स्टार्ट टू क्रीप एंड क्रॉल एंड वैसे ही देखा जाता है एंड अप्रैल टू मई उसके बाद में अपने नेस्ट से वो बाहर निकल आता है, लेकिन बहुत दूर नहीं जाता है। नेस्ट के आस-पास जो थोड़ा-सा 1 किलोमीटर या 1 मीटर तक का जो अपना रेंज रहता है, उतने में ही जाने के बाद में अपने विंग को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देता है और छोटे-छोटे स्मॉल जंप्स लेना शुरू कर देता है और स्मॉल फ्लाइट्स भी करने लगते हैं। इस दौरान कई सारे जो फ्लेजलिंग अगर वो नेस्टिंग में रहते हैं या क्लिफ पर हैं, हाई क्लिफ पर हैं, तो उनके गिरने से डेथ भी हो जाती है और चिक भी जुवेनाइल जुवेनाइल भी काफ़ी मूवमेंट करता है नेस्ट में, तो इस दौरान भी उसे काफ़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार वो भी अपने घोंसले से गिर करके उनकी भी डेथ हो जाती है। इस वज़ह से ब्रीडिंग फेल्योर हो जाता है। एक तो साल में 1 बार ही ब्रीडिंग होती है, फिर उसके बाद में अगर उसके जुवेनाइल की या फ्लेजलिंग की डेथ हो जाती है, तो इट्स अ जस्ट अ वेस्ट ऑफ ईयर। ओके मैम। इसके अलावा, गिरने के अलावा इनके मतलब कोई प्रेडेटर वगैरह भी जो इनको हानि पहुंचाते हैं? हाँ, प्रेज़ेंस ऑफ प्रेडेटर जस्ट लाइक रैविन्स कई बार जो है ईगल वो इन जब वो एग स्टेज में होते हैं, जुवेनाइल एंड चिक के स्टेज में तो इतना खतरा नहीं रहता है बाहर क्योंकि इनको जो बनाने का जो काफ़ी प्लेस रहता है वो बाकी जो सारे हमारे लिविंग एनिमल्स हैं लाइक लेपर्ड और उनसे काफ़ी दूर है, तो उनसे तो इन्हें खतरा नहीं है। लेकिन बर्ड्स से हो सकता है व्हेन दे आर इन द स्टेज ऑफ एग। ओके मैम। एग की स्टेज में इन्हें कई सारे जो एग रेविन्स है या ईगल्स है या चिक है तो फिर स्नेक्स से जंगल में फॉरेस्ट यस मैम। एरियाज में खतरा रहता है। ये प्रेडेट एज़ दे एक्ट एज़ अ प्रेडेटर उन्हें किल कर देते हैं, काफ़ी हार्म होता है। मंकीज़ से भी काफ़ी इनका रहता है, जहाँ पर ये क्लिफ होते हैं या काफ़ी फॉरेस्ट कवर है, वहाँ पे मंकी भी बहुत देखे गए हैं।
तो मंकी कई बार बहुत हरकतें करने की वजह से जो क्लिफ है वहाँ पे छोटे-छोटे से रॉक्स वगैरह गिरने लगते हैं उनके मूवमेंट की वजह से, तो वो इनके कई बार घोंसले पे आके गिर गया तो जो भी उसमें होगा, जुवेनाइल या एग होगा वो डैमेज हो जाएगा एंड वो किल हो जाएगा। व्हेन इन द जब भी कोई कारकास ये देखते हैं तो मैंने अपने स्टडी में देखा है फॉर द सर्चिंग इन द मैटर ऑफ सर्चिंग ऑफ कारकास और इन द सर्चिंग ऑफ फूड, कोई भी डंपिंग साइट होती है या वहाँ पे अगर कोई भी एनिमल या किल पाया गया है या तो लोकल पीपल के द्वारा अगर वहाँ पे छोड़ा गया है उसकी स्किन को उतार करके किसी भी कैटल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कुछ क्रॉस एंड रेविन्स आ जाते हैं कारकास के पास में एंड फेरल डॉग्स, है ना? यस फिर मैम। वो उसे टियरिंग उसकी स्किन को, चूँकि वो डेड है तो उसकी स्किन को थोड़ा-थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, चूँकि वल्चर्स की बीक इतना शार्प, इतना जो जिप्स वल्चर या अदर वल्चर स्पीसीज़ हैं, अगर वहाँ पे रेड हेडेड वल्चर है, तो वो उसको टियरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करता है। लेकिन अगर रेड हेडेड वल्चर्स नहीं है तो जब भी सभी वल्चर उस एनिमल के पास में बैठे रहते हैं और वो वेट करते हैं कि रेड हेडेड वल्चर आए और उसको टियरिंग करे, स्किन को, आउटर स्किन को ओपन करे तो वो अपना खाना स्टार्ट करे। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो क्रोस एंड रेविन्स ये आकर के जैसे उसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ग्रिफन वल्चर एंड हिमालयन ग्रिफन वल्चर जो कि हमारी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, अलॉन्ग विद द सिनेरियस वल्चर कारकास के पास में फर्स्ट आते हैं एंड उसमें जो है फीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब उनकी फीडिंग फिनिश हो जाती है तब तक लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स और जो जिप्स बेंगल लेंसिस है ये दोनों ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। देन उसके बाद में इनकी फीडिंग के बाद में लास्ट में इजिप्शियन वल्चर जिसे नियोफ्रॉन पर्नोप्टेरस कहते हैं उसकी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनका ये सिस्टमैटिक तरीका है खाने का कि किस मैनर में ये अपने फूड को लेंगे अगर वहां पे सभी स्पीसीज प्रेजेंट हैं तो। अगर फीडिंग की बात करते हैं तो इन सभी स्पीसीज का अपना जो सिलेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल है वो अलग अलग है। जो कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर है जिप्स इंडिकस जिसे कहते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट मसल्स को खाना पसंद करता है। जिप्स बेंगालेंसिस जो है जो swallow the pieces of old and dry bones such as the ribs and skull में भी जो स्मॉल बोन्स होती हैं उन्हीं को खाना पसंद करता है मैक्सिमम। सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स भी सॉफ्ट मसल्स को प्रेफरेंस देते हैं इन द फूड हैबिट। एंड जो इंडियन किंग वल्चर मोस्टली जो आईज होती हैं या इंटरनल एयर है, लीवर, हार्ट और लंग्स इन्हें खाना पसंद करता है। इसकी वजह से कहा जाता है कि उसको जो है नेक का एंड फीट का रेड अपीयरेंस आता है क्योंकि हार्ट, लंग्स एंड लीवर को प्रेफरेंस देता है। सिनेरियस वल्चर भी टेंडम्स, मसल्स एंड जो बोन्स ऑफ द रिब्स ये सब खाना पसंद करता है। यूरेशियन ग्रिफन वल्चर ये जो रेस्ट ऑफ द बॉडी मटेरियल जो अभी होगा उसे फूड एज अ फूड प्रेफरेंस देते हैं। इजिप्शियन वल्चर फीड ऑन द कारकास एंड ऑन द एग्स एंड सब ह्यूमन रिफ्यूजेस एग इन वर्टिब्रेट्स और स्मॉल वर्टिब्रेट्स काउ डंग से कलेक्ट करके भी वहां से भी जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट है ये उनको अपने फूड प्रेफरेंस में रखता है। ओके। बियर्डेड वल्चर की बात करें तो ये लिम्ब्स और पीसेस ऑफ द मसल्स जो टेंडम्स हैं एंड विसरल ऑर्गन्स है इसको अपने फूड प्रेफरेंस में रखता है, इसे ही ज्यादातर खाना पसंद करता है। ये सभी स्टडीज जो हमारे रिव्यू लिटरेचर्स हैं या ओल्ड रिसर्च पेपर हैं उनमें ये सब साइटेड है। मैम एक क्वेश्चन हमेशा डाउट रहता है कि जब भी वल्चर्स हैं आसमान में ऊपर घूम रही हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कैरकास है या और कुछ रीजन है उसका? हाँ, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कारकास है, प्रेजेंस ऑफ फूड है।
अर्ली मॉर्निंग मैंने भी अपने स्टडी में देखा है, जब हम सर्वे पे जाते थे मॉर्निंग 6 टू 9 का सर्वे रहता था मेरा ब्रीडिंग का, क्योंकि उस वक्त ये अपने नेस्टिंग साइट में ही बैठे पाए जाते हैं। उसके बाद में ये अराउंड टू 9:45 टू 10:30 तक ये अपने घोंसले को छोड़ देते हैं और फूड की सर्चिंग फॉर द पर्पस ऑफ फूड ये लीव कर देते हैं अपने नेस्ट को और निकल जाते हैं। तो उस वक़्त अगर हम कहीं पर भी हैं, तो अगर आपको आसमान में दिखते हैं, तो अगर हम वहाँ पे पहुँचे हैं कि वहाँ पर वर्चर्स थे, तो वहाँ पे हाँ, प्रेज़ेंस ऑफ कारकास देखी गई है। ऐसा माधव नेशनल पार्क एंड कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने देखा है। दोपहर के वक़्त 2 या ढाई बजा हुआ था, तो उसमें आसमान में कुछ दिखे, तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे सांबर जो कि एनिमल फॉरेस्ट में पाया जाता है, वो वहाँ पे डेड पड़ा हुआ था एंड सभी वल्चर उसके आस-पास बैठे हुए थे उसे फीड करने के लिए। ऐसा शिवपुरी में भी रिकॉर्ड किया गया है। ये शाम का वक़्त 4 बजे का था, जिसमें रोड साइड एक कैटल किल्ड हो गई थी एंड वहीं पे सभी वल्चर्स रोड साइड थोड़ी-सी दूरी पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि वो किल्ड हुआ है, इसलिए वहाँ पे वल्चर्स देखे गए थे। मैम आई थिंक हमने लाइफ साइकिल कवर कर ही लिया वल्चर्स का, फ्रॉम बड़ा होने से उनका फीडिंग। अगर आप कुछ अपने मेमोरेबल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो यू कैन टेल। रिगार्डिंग टू वल्चर, यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहती हूँ कि वल्चर एक बहुत ही शाई बर्ड है। इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है। हम उसके पास में जा करके आप 1 मीटर की दूरी पर भी आराम से बैठ करके उसे देख सकते हैं, अगर बहुत ही ध्यान से आप जाते हैं बिना ही नॉइज़ किए हुए। वो उसे उसे कभी भी किसी को कोई खतरा नहीं है। तो जो भी लोग काफ़ी लोगों को मिथ रहता है वल्चर्स के बारे में या उस बर्ड को डिस्टर्ब करते हैं या स्टोन थ्रो करते हैं उसे यस परेशान मैम। करने के लिए। हम भी जब छोटे थे मैम, हमारे पेरेंट्स कहते थे वल्चर्स के पास मत जाओ, आंखें निकाल लेगी। हाँ, ऐसा लोग कहते थे यस मैम। बर्चर्स और चील के और ईगल के बारे में भी लोगों का यही मिथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही शाई बर्ड है, उससे किसी को कोई भी हानि नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी कभी भी ये बर्ड दिखता है जो कि हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी के एनिमल्स बहुत कम हैं और वल्चर्स का हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इन्हें हम हिंदी में सफाई कर्मचारी कहते हैं और सभी लोग जानते हैं कि इसका कितना महत्व है कि अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो ये पूरा ही वर्ल्ड तो पूरा कचरे का ढेर हो जाएगा। डेड एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो इनकी इतनी प्रेजेंस है, उसे कोई भी क्लीन करने नहीं आता है। अननेसेसरी एनिमल की डेथ अगर हो जाती है तो ये वल्चर्स ही हैं जो उसके पूरे कार्कास को पूरा खा करके खत्म कर देते हैं। अगर वो काफी दिनों तक सड़ता गलता रहता है तो हम उसके पास से निकलते हैं, तो उससे भी हमारे जो लंग्स हैं हमें भी बहुत सारे डिसीज होने का, उसके मांस के सड़ने से उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे, जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान होगा। तो ये सभी को समझने की जरूरत है कि इस बर्ड का कितना महत्व है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो हम सभी को इसके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करना चाहिए। अगर आप कभी भी उसे देखते हैं किसी भी रीजन में, तो उसके लिए अपने नियर अबाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप सूचित कर सकते हैं या मुझे भी बता सकते हैं कि किस इन्वायरमेंट में है, तो हम लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वर्क करते हैं। अगर आप उसे कुछ डैमेज कंडीशन में भी देखते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन जब इनका स्टार्ट हो जाता है, तो हिमालयन रीजन से हमारे माइग्रेटरी वल्चर मूवमेंट करके यहाँ यूपी एंड एमपी तक आते हैं, जिसमें हमने भी बहुत बार उन्हें उनके विंग्स डैमेज देखे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन, या कई बार कुछ बच्चे या रास्ते में गांव या विलेज के लोग भी उन्हें ये स्टोन थ्रो करके भी मजाक में ऐसा कर देते हैं जिससे वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनके नियर अबाउट अगर वो बैठे हैं तो बहुत डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए जब तक वो वहां से चले ना जाए। आई थिंक मैम दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Harbux, for inviting me and for on the talk on this special issue regarding the vulture conservation. And I appreciate you work on this topic. Thank you. थैंक यू मैम।